हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला वीडियो है तो ये आपका स्टार्टिंग विद अ बेसिक। तो हम लोग इस चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में स्टार्टिंग जो हम लोग करेंगे वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करेंगे। इस कारण से क्योंकि यूनिट एंड मेजरमेंट है तो उसका यूजेस थोड़ा कम है, लेकिन बेसिकली हम लोगों को फिजिक्स में भी वो चीज़ें पढ़नी है और जो चीज़ें रह जाएंगी उससे हम क्वेश्चंस के दौरान कर लेंगे। तो वहाँ पे दूसरी बात है स्टेट ऑफ मैटर है, तो वो लोग भी हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ से आपका केमिस्ट्री बेसिक एकदम स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जनरली हमें पढ़ना क्या है। तो जैसे अगर हम बात करें कि जब मैथ्स हम लोग बनाते हैं तो वहां पे फॉर्मूले की यूज होती है और फॉर्मूले के थ्रू ही हम लोग कोई मैथ्स को सॉल्व कर पाते हैं। जैसे आप मेंसुरेशन बनाते हैं तो उसमें सिलेंडर, क्यूब, ये सब का फॉर्मूला यूज करके ही आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। सेम थिंग है जब यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं कि जनरली कोई एलिमेंट से कंपाउंड फॉर्म हो रहा है या मान लीजिए कोई अदर सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो जनरली उसके पीछे भी कोई रीजन होता है, कोई लॉ होता है। तो ये जो लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन होने के लिए 5 लॉ यहाँ पे आपको देख रहे होंगे। 6 लॉ है, एक को आपको हटा दिया गया, लॉज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को आपके सिलेबस से हटा दिया गया, पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में जानेंगे क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो हर चीज को आपको पढ़ना जरूरी है। तो देखिए 5 तरह के लॉ दिए गए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन भी इसे बोला जाता है, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गेज लॉ, लुजेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और एवोगैड्रो लॉ। तो ये टोटल 6 लॉ हैं जिसे हम एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए एक एक करके सारे लॉ को अब देखते हैं। पहला लॉ स्टार्ट करते हैं। हमारा लॉ, पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे हम लोग पहले भी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो ये जो आपका लॉ है ये दिया गया था एंटोनी लेविजर के द्वारा। तो लॉ है हमारा, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। और एक छोटा सा बात है, मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। इसी के कारण इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर के नाम से भी जानते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो इस लॉ के वजह से ऐसा कहा गया कि जब भी कोई रिएक्शंस पार्टिसिपेट होते हैं या कोई भी रिएक्शंस होते हैं, जैसे यहां पे देखिए कार्बन है और यहां पे आपका ऑक्सीजन है, तो यहां कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ और रिएक्शन के होने के बाद ये बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितने मासेस यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के पार्टिसिपेट किए थे इस रिएक्शन में, प्रोडक्ट साइड भी उतना ही मासेस आपको मिलेगा। मतलब अगर कार्बन की अगर हम बात करें मासेस की, तो कार्बन का मासेस होता है 12, ऑक्सीजन की मासेस की बात करें तो 16 इंटू 2 दैट इज 32। तो 32 प्लस 12 ये 44 होता है। तो 44 मासेस आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए थे रिएक्टेंट साइड, तो प्रोडक्ट साइड भी हमें क्या मिलेगा, 44 ही मिलना चाहिए। तो यहां पे कार्बन 12 है प्लस ऑक्सीजन 16 गुना 2, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 32 जो कि 44 हो जाएगा। तो यहां पे इस लॉ के तहत जो भी रिएक्टेंट साइड जितने मासेस होंगे उतना ही प्रोडक्ट साइड भी होने चाहिए। तो इसे चलिए एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं। तो चलिए आगे अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट को। इस एक्सपेरिमेंट को लैंडोर्स एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। इस रिएक्शन में जनरली होता क्या है कि लैंडोर्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक एच ट्यूब लिया, ठीक है, इसको लैंडोर्स ट्यूब भी कहा जाता है। एच शेप का एक ट्यूब लिया और एक से एक ट्यूब में, एक लिम्स में NaCl का सॉल्यूशन लिए और एक लिम्ब में आपका AgNO3 का सॉल्यूशन लिया। तो जनरली दोनों के सॉल्यूशंस को वेट किया गया, इसको टाइटली पैक करके इस दोनों को वेट किया गया। तो जो वेट करने के बाद जो मासेस आए उसके बाद इसे क्या किया गया, सेक किया गया। तो जनरली जब हम AgNO3 को
एक्वस सॉल्यूशन प्लस NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को जब हम क्या करवाएंगे, आपस में सेक करवाएंगे, तो ये हमें क्या देगा, तो एक देगा AgCl का प्रिसिपिटेट PPT फॉर्म करेगा और साथ ही NaNO3 का आपको एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म होगा। तो जनरली ये चीजें रिएक्टेंट साइड हमें, प्रोडक्ट साइड हमें ये चीजें मिले। तो ये जितना मासेस इसका पहले वेट करने पे था उतना ही मासेस इसके बाद वेट करने पे हमें मिला। तो जनरली इनमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट में था नहीं, यही बस था कि इन्होंने वेटेज पहले किया, उसके बाद फिर वेट किया, दोनों के मासेस आपको सेम आए। अब छोटी सी एक और चीज आपको जाननी है, आपके ये जो हम लोग पढ़े कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें जो आपने पढ़ा कि मासेस नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन ये हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता। ये जो लॉज हम लोग पढ़ रहे हैं, 5 लॉज अभी पढ़ेंगे, तो ये जो लॉज पढ़ेंगे ये जनरली आपको न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और साथ ही जब लार्ज अमाउंट में हीट, मतलब एक तरह से न्यूक्लियर ही रिएक्शन हो गया, लार्ज अमाउंट में जब हीट आपको इवॉल्व होता है या फिर ऑब्जर्व होता है, तो वहां पे भी ये आपका लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसे आप लिमिटेशन कह सकते हैं। तो चलिए इसको अब हम एक एग्जाम्पल, एक आपको न्यूमेरिकल के थ्रू इसे हम समझेंगे। तो देखिए जो भी हमने अभी लॉ पढ़ा उस पर एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल हमारा ये है, if 6.3 gram of NaHCO3 are added to 10 gram of HCl solution, the residue is found to 12 gram. What is the mass of CO2 released in the reaction? तो जो लॉ हम लोगों ने पढ़ा है वही लॉ पे आपको ये न्यूमेरिकल है। दैट मीन्स कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यही चीजें होंगी, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पे जनरली आपको प्रोडक्ट का मास नहीं निकालना है, आपको प्रोडक्ट में भी आपको CO2 के मासेस निकालना है। तो जनरली जब NaHCO3 रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ, तो आपका फॉर्म होगा क्या, जो फॉर्म हो रहा है वो रेसिड्यू माना गया है, ठीक है, और साथ में CO2 रिलीज करेगा। तो देखिए यहां पे NaHCO3 और HCl का कितना अमाउंट लिया गया, तो NaHCO3 का 6.3 ग्राम लिया गया और HCl का 10 लिया गया, मतलब टोटल अगर हम बात करें तो 16.3 ग्राम आपका रिएक्टेंट साइड लिया गया है, रिएक्टेंट साइड। तो प्रोडक्ट साइड भी उतना ही होना चाहिए, 16.3 ग्राम ही होनी चाहिए। तो रेसिड्यू का आपको मासेस दिया हुआ है 12 ग्राम, तो इसके दिए हुए 12.0 ग्राम, और इसको निकालना है तो इसके मासेस को हम लोग मान लेंगे x, CO2 के मासेस को हम लोग क्या मान लेंगे, x। तो यहां से जो हमें मिलेगा 16.3 ग्राम इज इक्वल टू 12.0 ग्राम प्लस x, और यहां से जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 16.3 माइनस 12.0 ग्राम, दैट इज x बराबर 4.3 ग्राम। तो ये जो 4.3 ग्राम निकल रहा है वो किसका निकल रहा है, तो वो निकल रहा है CO2 का। तो इस तरीके से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मदद से न्यूमेरिकल को भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लॉ के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।